8th Standard, General Science, Chapter 19, Life Cycle of Stars. This is the last chapter. So इसमें अपन लाइफ साइकिल्स मतलब स्टार के लाइफ साइकिल्स के बारे में अपन पढ़ने वाले. ओके, वी हैव लर्न about the structure of the universe in earlier standards. Our solar system is situated in the galaxy. So अपन ने इसके पहले स्टैंडर्ड में मतलब 7th स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स पढ़ लिया था. ओके, सो अपना जो सोलार सिस्टम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है अपना जो सोलार सिस्टम है वो गैलेक्सी में सिचुएटेड है. ओके, मतलब ही वो गैलेक्सी में है. A galaxy is a collection of billions of stars, their planetary systems and interstellar clouds which are present in the empty spaces between stars. The universe is made up of innumerable such galaxies. Galaxies differ in structure and shape. We can divide them into 3 types: spiral, elliptical and irregular galaxies. Our galaxy is a spiral galaxy and is called the Milky Way and Mandakini. A spiral galaxy is shown in figure 19.1. So, गैलेक्सी क्या है और किस चीज़ का कलेक्शन है गैलेक्सी? गैलेक्सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मतलब ही गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स है एंड देयर प्लानिटरी सिस्टम है एंड जो क्लाउड्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, जो भी स्टार्स दो स्टार के बीच में जो भी खाली स्पेस है, जगह है, एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे जो इंटरस्टेलर क्लाउड्स प्रेजेंस है वो सब ये सब क्या है? ये सब एक कलेक्शन है जो कि गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है. ओके, और द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ इनन्यूमरेबल सच गैलेक्सी. और जो अपना यूनिवर्स है वो कैसे बना है? बस ऐसे अनगिनत ऐसे गैलेक्सी से क्या अपना यूनिवर्स बना है. सो गैलेक्सी कैसे डिफर होता है, कैसे वो एक दूसरे से अलग है? उनके स्ट्रक्चर और शेप के कारण अलग अलग गैलेक्सीज मतलब टाइप्स बनाई गई है गैलेक्सी की. और अपन ने गैलेक्सीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इरेगुलर गैलेक्सीज. और अपनी जो गैलेक्सी है वो कौन से शेप की है? स्पाइरल. और उसे मिल्की वेव और मंदाकिनी भी बोला जाता है. और स्पाइरल गैलेक्सी शो की गई है इन फिगर 19.1. सो लेट्स सी दिस इज द फिगर. ओके, 19.1. जैसे आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसे गोल 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 दिख रहा है. ठीक है, ये गोल फिर ऐसे ऐसा आके ऐसा दिख रहा है. तो इसलिए इसको नाम, अपनी जो गैलेक्सी है इसको नाम दिया गया है स्पाइरल गैलेक्सी. If we look at the sky at night, we see only planets and stars. Then, how did we get information about the other components of the universe? अपन जब रात के टाइम पे आसमान में जब अपन देखते हैं तो अपन को सिर्फ क्या दिखते हैं? प्लैनेट्स एंड स्टार्स. ओके, सो अपने को ये सब बाकी के जो कंपोनेंट्स मिले हैं, बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे एक्चुअली में गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, तो उस सब की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज टेलीस्कोप्स. Several telescopes are placed on the surface of the earth. बहुत सारे ऐसे टेलीस्कोप है जो कि अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है, मौजूद है. While some others are kept aboard man-made satellites, which are orbiting the earth in fixed orbits. As these telescopes are situated above the earth's atmosphere, they can observe astronomical objects more effectively. जैसे टेलीस्कोप भी है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से
ऊपर रखा गया है सो दैट वो क्या अच्छे से देख सके, वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली, मोर इफ़ेक्टिवली और अच्छे से देख सके, इसलिए उसको थोड़ा सा अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ रखा है, अबव रखा है। Astronomers study the observations made by all these telescopes to obtain detailed information about the universe. Astronomers क्या किस चीज़ की स्टडी करते हैं? वो स्टडी करते हैं द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय ऑल दिस टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप जहाँ रखे, जहाँ से उनको जो भी टेलीस्कोप से पता चला, वो सब क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व करते हैं हर जगह के टेलीस्कोप को और डिटेल इंफॉर्मेशन पता करते हैं यूनिवर्स के बारे में। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस इन हाई स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और ये सब के बारे में अपन हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ लाइफ साइकिल्स ऑफ स्टार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हियर लेट अस लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स एंड देयर लाइफ साइकिल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार। ओके, यहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। So, properties of stars. All night we can see about 4,000 stars with our naked eyes. तो अपन at night, ठीक है, रात के टाइम पे अपन देख सकते हैं कि 4,000 स्टार्स अपन अपने आँखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सन इज एन ऑर्डिनरी स्टार अमॉन्ग देम। सन को भी स्टार बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पर सन एक ऑर्डिनरी स्टार है। ठीक है, उनमें से एक ही। द रीजन टू कॉल सन एन ऑर्डिनरी स्टार इज दैट इवन दो इट अपीयर्स टू बी लार्जर देन ऑल अदर स्टार इन द स्काई, बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग नियरेस्ट टू अस। सो द रीज़न टू कॉल सन, मतलब सन को ऑर्डिनरी स्टार क्यों बोला जाता है? उसका क्या रीज़न है? उसको ऑर्डिनरी स्टार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इवन दो इट अपीयर्स टू बी लार्जर देन ऑल अदर स्टार्स, क्योंकि ये जो स्टार है, जो सन है, वो बाकी सभी स्टार्स से बड़ा है, साइज में लार्जर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग नियरेस्ट टू अस। क्यों अपने को वो बड़ा दिखता है? क्योंकि वो अपने से मतलब नियर है, जैसे अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है वो ज़्यादा पास में है करके अपने को वो क्या दिखता है? लार्जर दिखता है। और देर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स विच हैव हायर और लोअर मास साइज एंड टेम्परेचर दैन दोज ऑफ द सन। और यूनिवर्स में, गैलेक्सी, अपने स्काई में ऐसे बहुत सारे स्टार्स है, ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स है जिसका साइज, जिसका मास, जिसका साइज, टेम्परेचर सन से ज़्यादा है और कम भी है। ठीक है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि सन ही सबसे बड़ा है साइज के अंदर, जस्ट बिकॉज कि सन अर्थ के सरफेस से पास में है, अर्थ से, इसलिए वो अपने को क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। Okay, stars are gigantic spheres of hot gas. Some properties of the sun are given in the table below. Hydrogen makes up for 72% of the mass of the sun, while helium is 26%. The rest 2% is made up of elements heavier than helium. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सन पे आते हैं। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार हो गए, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सन। तो दिए कुछ मास, रेडियस, सरफेस टेम्परेचर, टेम्परेचर एट द सेंटर और एज। तो मतलब सन का मास कितना है? 2 × 10⁻30 kg। ओके, और रेडियस कितना है? ठीक है, सरफेस टेम्परेचर, देन टेम्परेचर एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर में जो सन है उसके सेंटर में टेम्परेचर कितना है? वो
और उसकी सन की एज कितनी है वो, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर इज 130. द मास ऑफ द सन इज अबाउट 3.3 lakh times that of the earth and its radius is 100 times that of the earth. जो उसका मास है सन का, मतलब जो उसका वेट है वो 3.3 लैक्स टाइम्स, मतलब इतने ज़्यादा टाइम्स अपने अर्थ के वो उसका मास है, ठीक है, इतने गुना ज़्यादा उसका मास है। एंड जो रेडियस है सन का वो 100 टाइम्स, जो अर्थ का रेडियस है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा सन का रेडियस है, ठीक है। सो अदर स्टार्स हैव मासेस बिटवीन 1/10, मतलब ही mass of sun divided by 10 that of the sun and 100 times that of the sun, and their radii can between 1/10 to 1000 times the radius of the sun. Okay, the age of the sun and other stars, which is the time elapsed after their formation, can be between a few million years to a few billion years. Okay, जो एज है सन की और दूसरे स्टार्स की, विच इज़ द टाइम इलैप्स्ड आफ्टर देयर फॉर्मेशन, ठीक है, वो कुछ मिलियन सालों का या फिर कोई मिलियन टू बिलियन तक का, ठीक है, बिलियन ईयर्स तक का उनका जो एज है, फॉर्मेशन का जो टाइम है वो। ओके, सो इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सन हैड चेंज इन इट्स लाइफ टाइम, it would have caused changes in the properties of the earth and in the life on the earth. Detailed studies of the properties of the earth have led scientists to conclude that the properties of the sun have remained unchanged over its lifetime, that is a past 4.5 billion years. So according to the studies made by astronomers, these properties will slowly change in further after 4.5 billion years. So if the property of the sun had changed in its lifetime, it will have caused changes in the property of the earth. अगर अभी जितने भी उसके साल हुए हैं, जैसे बोलते 4.5 बिलियन ईयर्स हुए हैं, तो उसमें अगर सन की प्रॉपर्टी चेंज हुई है, ठीक है, तो फिर अर्थ की भी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, क्योंकि अर्थ और सन एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट होते हैं ना, जैसे। सो इन द लाइफ ऑन द अर्थ, सो डिटेल स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ हैव लीड साइंटिस्ट टू कंक्लूड दैट, मतलब जब डिटेल स्टडी किया साइंटिस्ट ने अर्थ के ऊपर, तो उन्होंने एक चीज़ कंक्लूड की कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ सन है वो अभी तक से अनचेंज ही रही है, ठीक है, और लाइफ टाइम हमेशा के लिए वो अनचेंज रहेंगी, मतलब चेंज उसकी प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होंगी, अब कितने भी साल क्यों नहीं हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। बीते 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, तो उसमें अभी तक से सन की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज मेड बाय एस्ट्रोनॉमर, जो एस्ट्रोनॉमर्स ने जो स्टडी किया है, उसके स्टडी के मुताबिक एकदम स्लाइटली थोड़ा सा चेंज आएगा 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद में, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज विल स्लोली चेंज। ओके, देन बर्थ ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब स्टार्स का बर्थ मतलब क्या होता है, जन्म, तो स्टार्स का जन्म, ठीक है, बर्थ। सो लेट्स सी, huge clouds of gas and dirts are present in the empty spaces between stars in a galaxy. मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स, मतलब ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस, ठीक है, और डस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्टार्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है
वहाँ पे वो प्रेजेंट है. So these are called interstellar clouds. Figure 19.3 shows a picture of such clouds taken by the Hubble Space Telescope. Scientists use the unit of light year for measuring large distances. A light year is the distance traveled by light in 1 year. So as the speed of light is 3 lakh km per second, the light year is equal to 9.5 into 10 to the power 12 km. So the sizes of interstellar clouds are about a few light years. That is, light takes a few years to go from one end of a cloud to the other. So from this you can imagine the huge size of the cloud. So जो ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो कि जो एम्प्टी स्पेस होती है स्टार्स के बीच में, वहाँ पे जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बोला जाता है इंटरस्टेलर क्लाउड्स. ठीक है, जो कि 19.3 यही फिगर में शो किया गया. ठीक है, दिस वन. सो figure shows a picture of such clouds. ठीक है, taken by the Hubble Space Telescope. हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये पिक्चर ली गई है. ये जो क्लाउड की पिक्चर दिख रही है आपको, ये पिक्चर उससे ली गई है. सो साइंटिस्ट यूज्ड टू यूज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस. तो साइंटिस्ट किस चीज़ का यूज करते थे? यूनिट ऑफ लाइट ईयर यूज करते थे. क्या किस चीज़ को मेज़र करने के लिए? लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूनिट ऑफ लाइट ईयर्स को क्या करते थे साइंटिस्ट लोग? यूज़ करते थे. सो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर एक डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर. जो एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक साल में, ठीक है, एक इन 1 ईयर जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे बोला गया है अ लाइट ईयर. सो एज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. So the light year is equal to 9.5 into 10 to the power 12 kilometer. So light year is equal to कितना है? कितना किलोमीटर है डिस्टेंस? 9.5 into 10 to the power 12 kilometer. So the sizes of interstellar clouds are about कितना? Few light years. ठीक है, कुछ light years को मिला के उसका डिस्टेंस बना है. मतलब साइज. ओके, मतलब है क्या? से लाइट टेक्स अ फ्यू इयर्स टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ क्लाउड टू अदर. मतलब इतना ज़्यादा बड़े क्लाउड्स होते हैं, इतना बड़ा साइज होता है क्लाउड्स का कि जो लाइट है वो उसको कुछ साल लग जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के क्लाउड के. सोचो फिर वो कितना बड़ा होगा. मतलब उसको कुछ साल लग जाते हैं. ऐसा भी नहीं कि 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, मतलब few years, कुछ साल लग जाते हैं. So from this you can imagine the huge size of the cloud. तो इससे आप imagine कर सकते हो कि कितने बड़े साइज के क्लाउड हो सकते हैं. Due to some disturbance, these clouds start contrasting. Because of the contraction, their density starts increasing and their temperature also starts to increase, and a dense sphere of hot gas is formed from the cloud. When the temperature and density at the center of the sphere increase sufficiently, nuclear energy generated through fusion of atomic nuclei generation starts there. So because of this energy generation, the gas sphere becomes self-luminous and a star is formed, or we can say that a star is born. So in the sun, this energy is generated by the fusion of hydrogen nuclei to form helium nuclei. This means that the hydrogen at the center of the star
acts as a fuel and energy is generated by the burning of this fuel. So, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस के वजह से ये जो क्लाउड्स है वो कंट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन उनका जो डेंसिटी देयर डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो उनकी जो डेंसिटी थी वो और बढ़ने लगी और उनका जो टेम्परेचर था वो भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा. उनका जो डेंस स्पीयर ऑफ हॉट गैस इज फॉर्म, तो इस वजह से एक हॉट गैस का एकदम डेंस, एकदम घना, एकदम डार्क वाला स्पीयर फॉर्म हो गया, ठीक है, फ्रॉम द क्लाउड से वो एक डेंस हॉट स्पीयर गैस का फॉर्म हो गया. सो द टेम्परेचर और डेंसिटी जो कि सेंटर ऑफ द स्पीयर में है वो क्या करता है, वो इंक्रीज सफिशिएंटली, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सफिशिएंट के हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है. कब, वंस द टेम्परेचर एंड डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर इंक्रीज सफिशिएंटली, देन क्या होगा, द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन स्टार्ट्स देयर. जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो वहाँ पे स्टार्ट होना, जो मतलब जनरेट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जनरेशन, जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है उसके वजह से द गैस स्पीयर बिकम्स सेल्फ ल्यूमिनस एंड अ स्टार इज फॉर्म्ड, ठीक है. एक स्टार एक फॉर्म्ड हो जाएगा और जो स्पीयर बनाता है हॉट गैस का वो सेल्फ ल्यूमिनस हो जाएगा. और वी कैन से, अपन कह सकते हैं कि एक स्टार वहाँ पे बॉर्न हुआ, ठीक है. बॉर्न हुआ मतलब उसका वहाँ पे मतलब एक फॉर्म हो गया, ठीक है, एक स्टार ने जन्म दिया. सो इन द सन ये जो एनर्जी है जो कि फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से बनी है, ठीक है. दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए बनी है ये, जनरेट हुई है एनर्जी टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है. हीलियम न्यूक्लियाई को फॉर्म करने के लिए एनर्जी क्या हुई है, जनरेट हुई है. और दिस मीन्स दैट जो हाइड्रोजन है सेंटर के अंदर, स्टार के सेंटर के अंदर, वो किस तरीके एक्ट करता है, फ्यूल एनर्जी की तरह वो क्या करता है, एक्ट करता है. इज जनरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल, और इस फ्यूल को बर्न करने के बाद ये जनरेट हुआ, ठीक है. सो नेक्स्ट पेज नंबर 131. सो more than one star can be produced by the construction of a huge interstellar clouds, ठीक है. एक स्टार से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद. फिगर 19.4 शोज अ क्लस्टर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार, दिस वन, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स मौजूद है. So most of these stars have formed from a single gigantic interstellar cloud. Then आता है stability of stars, ठीक है, कितनी stability है stars के अंदर वो देखेंगे अपन. If you burn an incense stick in one corner of a room, the fragrance spreads all over the room instantly, ठीक है. अगर आप इंसेंस स्टिक मतलब जो अगरबत्ती होती है, ठीक है, अगर आप उसको एक कॉर्नर पे स्टिक को क्या करते हो, बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसका जो फ्रेगरेंस है, उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में जल्दी ही स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे. तो सिमिलरली व्हेन वी रिमूव द लीड ऑफ अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, तो उसी की तरह जब अगर अपन एक वेसल में बॉइलिंग वाटर है, उसके ऊपर का जो लीड है, जो ढक्कन है, वो अगर हटा देते हैं तो द स्टीम स्प्रेड्स इन द सराउंडिंग रीजन, तो उसके अंदर की जो भाप है, जो स्टीम है, वो आसपास के सराउंडिंग रीजन में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे. सो दिस मीन्स दैट हॉट गैस स्प्रेड्स एवरीवेयर, मतलब ही हॉट गैस
हर तरफ क्या होती है, स्प्रेड होती है. देन why doesn't the hot gas in the stars disperse in space? So तो फिर जो हॉट गैस है वो जो स्टार्स की जो हॉट गैस है वो क्यों गायब हो गई है स्पेस के अंदर. एंड वाई हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द सन रिमेन अनचेंज ओवर द लास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स. और जो सन की प्रॉपर्टी है अभी तक से क्यों चेंज नहीं हुई, इतने जो साल हो गए, जो 4.5 बिलियन ईयर्स जो हो चुके हैं उसमें अभी तक से सन की प्रॉपर्टीज क्यों चेंज नहीं हुई है. ठीक है. So the answer of these questions is the gravitational force. तो ये जो questions है इनके answers क्या है, simple है, gravitational force. The gravitational force between the gas particles of the star keeps these particles together. So gravitational force जो कि ये जो गैस पार्टिकल्स है, स्टार्स के जो भी गैस पार्टिकल्स है उसको क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, कीप्स दिस पार्टिकल्स टुगेदर. ठीक है. ये पार्टिकल्स को जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एक साथ रखता है. इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स which is constantly trying to bring the gas particles close together and the pressure of the hot gas which is constantly trying to disperse the gas are balanced, then the star remains stable. ठीक है. अगर the gravitational force जो कि कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है गैस पार्टिकल्स को क्लोज लाने का, क्लोज टुगेदर, पास में लाने का, एंड द प्रेशर ऑफ द हॉट गैस विच इज़ कॉन्स्टेंटली, और जो कि हॉट गैस का जो प्रेशर है जो कि लगातार ट्राई कर रहा है वो जो गैस है उसका बैलेंस बनाए रखने का. सो देन द स्टार रिमेन्स अनस्टेबल. तो फिर जो स्टार्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमेन्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल. वो हमेशा स्टेबल रहेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, ये सब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो फिर जो भी स्टार्स है वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल रहेंगे. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टार व्हाइल द गैस प्रेशर इज एक्टिंग आउटवर्ड, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार. थिंक अबाउट इट. यू माइट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर. ठीक है. सभी ने टग ऑफ वॉर तो खेला ही होगा. ठीक है. In this, two ends of a rope are pulled on two sides by two groups. ठीक है. पता है जो रस्सी खींचना पड़ता है, टू ग्रुप्स बने रहते हैं. ठीक है. दोनों एंड से जो दोनों ग्रुप है वो अपनी अपनी तरफ क्या करते हैं, उस रस्सी को खींचते हैं. When the forces applied by both sides are equal, they balance each other and the center of the rope remains static. ये suppose this is the center of the rope. ठीक है. यहाँ से दोनों टीम खींच रही है, तो अगर दोनों टीम्स का जो फोर्स है अगर वो सेम रहा, इक्वल रहा, तो जो उसका सेंटर है रोप का वो क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, मतलब वहीं पे रहेगा, वो हिलेगा नहीं. सो व्हेन द फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द रोप इज लार्जर देन दैट ऑफ द अदर साइड, द सेंटर ऑफ द रोप मूव्स टुवर्ड दैट साइड. सो समथिंग सिमिलर हैपन इन द केस ऑफ स्टार्स. अगर दोनों में से कोई भी साइड का फोर्स अगर ज़्यादा है तो उस साइड में इसका जो रोप का सेंटर है वो उस साइड में मूव करेगा. सपोज अगर इस साइड का फोर्स ज़्यादा है तो ये सेंटर इधर चले जाएगा, अगर इस साइड का ज़्यादा है तो इधर चले जाएगा. ठीक है. तो कुछ ऐसा ही स्टार के केस में होता है. ठीक है. ऐसे ही कुछ सिमिलर सा होता है. सो व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर आर बैलेंस्ड, द स्टार इज स्टेबल. जब ग्रेविटेशनल फोर्स और गैस प्रेशर बैलेंस्ड है तो स्टार जो है वो स्टेबल है. पर बट व्हेन वन ऑफ देम इज मोर देन द अदर, द स्टार आइदर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड्स. बट जब उनमें से कोई भी एक, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, इज मोर देन द अदर, सो जो स्टार्स है वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं तो एक्सपांड हो जाएंगे. ठीक है. अगर इनमें से किसी का भी बैलेंस अगर स्टेबल नहीं रहा तो. ओके. अगर ज़्यादा हो गया किसी का भी. नेक्स्ट पेज नंबर इज 132.
रिवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार का रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन ऑफ अ स्टार मीन्स चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज with time resulting in its passing through different stages. ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ स्टार्स मतलब ये क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज विद द टाइम रिजल्टिंग इन इट्स पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है, वी हैव सीन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सन हैव नॉट चेंज्ड इन द पास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स. तो अपन ने देखा है कि जो प्रॉपर्टी है सन की वो लास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स से अभी तक से चेंज नहीं हुई है. सो स्टार्स इवॉल्व stars evolve very slowly for most of their lifetime. So as stars are continuously emitting energy, their energy is continuously decreasing. So stars बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत स्लोली क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, घूमते हैं अपने लाइफ टाइम में. ठीक है, और जैसे एक स्टार एक कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं कंटिन्यूसली. सो उनकी जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है. सो फॉर देयर स्टेबिलिटी टू रिमेन इंटैक्ट, दैट इज फॉर मेंटेनिंग इन अ बैलेंस बिटवीन द गैस प्रेशर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ नेसेसरी दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, अगर आपको वो ग्रेविटेशनल फोर्स और गैस प्रेशर के बीच में बैलेंस बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो जो टेम्परेचर है उसको भी कांस्टेंट रखना ज़रूरी है. सो फॉर द टेम्परेचर ऑफ रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी मस्ट बी जनरेटेड इनसाइड द स्टार. फॉर द टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट, तो एनर्जी जनरेट होना बहुत ज़रूरी है इनसाइड द स्टार. ओके, अगर अपने को टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है. तो दिस जनरेशन ऑफ एनर्जी ऑकर्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द सेंटर ऑफ द स्टार. ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, जो जनरेशन ऑफ एनर्जी, ये कैसे होती है, जस्ट बिकॉज जो कि फ्यूल स्टार के सेंटर में जो फ्यूल बर्न होता है उससे क्या होती है, एनर्जी तैयार होती है. सो द रीजन फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ स्टार्स is the burning of and therefore the decrease in amount of fuel in their center. So when the fuel in the center finishes, जब उस स्टार्स के बीच में का जो फ्यूल है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स. तो फिर जो एनर्जी है वो जनरेट होना स्टॉप हो जाती है, फिर वो जनरेट नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि फ्यूल ही नहीं है तो फिर एनर्जी कैसे जनरेट होंगी ना. So, as a result, the temperature of the star starts decreasing. तो फिर जो temperature of star है वो क्या हो जाएगा, वो decrease होना शुरू हो रहा है. So, due to the decrease in temperature, the gas pressure decreases and the balance between gas pressure and gravitational force cannot be maintained. So, due to decrease in temperature, so temperature के decrease के होने के वजह से तो गैस प्रेशर डिक्रीजेस. जो गैस प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उससे क्या हो रहा है, बैलेंस बिटवीन गैस प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स मेंटेन नहीं हो सकता. जो अगर वो डिक्रीज हो गया मतलब ही बैलेंस ही नहीं बन रहा है, तो फिर उसको अपन दोनों का बैलेंस कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं ना. So as the gravitational force is now higher than the gas pressure, ठीक है, अभी gravitational force ज़्यादा है क्योंकि गैस प्रेशर तो अभी कम हो गया ना, क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो गया है तो वो बर्न नहीं हो पा रहा है, एनर्जी नहीं इमिट कर पा रहा है. सो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का अभी बैलेंस इस तरह ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ. सो द स्टार स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, तो फिर स्टार्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे. सो दिस कॉजेज another fuel to start burning. Example, when hydrogen at the center is finished. ठीक है, अगर हाइड्रोजन सेंटर के बीच में का हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है, this cause another fuel to start burn. When hydrogen at the center is finished, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, तो
हीलियम स्टार्ट्स अंडरगोइंग फ्यूजन, तो हीलियम चले जाता है फ्यूजन करने के लिए, और एंड एनर्जी जनरेशन स्टार्ट्स अगेन, फिर एनर्जी फिर से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है. सो हाउ मेनी फ्यूल्स विल बी यूज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्टार. कितने ज़्यादा फ्यूल यूज होंगे ये डिपेंड करेगा स्टार के मास पे. ठीक है, higher the mass of the star, higher is the number of fuels used. ठीक है, जितने ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा हायर होगा मास स्टार का, उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ फ्यूल्स यूज होंगे. ठीक है, so during this a lot of changes occur as a number of processes occur inside the star. So it sometimes contracts and expands at other times, and the star goes through different stages. So when all possible fuels are exhausted, जब मतलब जितने possible fuels लग सकते थे वो पूरे burn हो गए, ठीक है, exhaust हो गए, ख़त्म हो गए, तो फिर the energy generation finally stops and the temperature of the star starts decreasing. तो फिर क्या होगा, जो energy है द एनर्जी जनरेशन क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेंटेन. तो फिर नहीं हो जो बैलेंस है दोनों के बीच का, ग्रेविटेशनल फोर्स और गैस प्रेशर का, वो मेंटेन नहीं रह सकता. सो लेट अस नाउ सी हाउ द revolution of the stars and what the end stages of stars are. ठीक है, तो देखते हैं कि जो revolution of stars ends और क्या क्या end stages है stars के. ओके, सो end stages of stars. आपको इस चैप्टर में पूरा स्टार्स के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. अगर किसको एस्ट्रोनॉमर बनना है या फिर कुछ गैलेक्सी यूनिवर्स में इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये चैप्टर तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में. सो एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स, द हायर द मास ऑफ द स्टार फास्टर इज इट्स रेट ऑफ इवोल्यूशन. जितने ज़्यादा मास रहेगा, द हायर द मास ऑफ द स्टार, जितना ज़्यादा मास रहेगा, वेट रहेगा उसका, तो उतना ही उसका जो रेट ऑफ रिवोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. सो द डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द स्टार विच इज़ द पाथ ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द स्टार ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स मास. ठीक है, मास पे डिपेंड करता है. हाउ डज द इवोल्यूशन फाइनली स्टॉप. फाइनली इवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है. सो वी हैव सीन दैट व्हेन द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स. ठीक है, मैंने देखा है कि जब एनर्जी जनरेशन स्टॉप होता है तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस कॉजिंग द गैस प्रेशर टू डिक्रीज. सो द स्टार कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस. व्हेन द डेंसिटी बिकम्स वेरी हाई, जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाती है तो सम न्यू टाइप्स ऑफ प्रेशर आर जनरेटेड विच डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस. ठीक है, कुछ नए टाइप के प्रेशर्स जनरेट हो जाते हैं जो कि टेम्परेचर ऑफ गैस पे वो डिपेंड नहीं करते. सो इन सच केस द गैस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर द एनर्जी जनरेशन stops completely and the temperature of the gas goes on decreasing. So ऐसे केस में क्या होता है, जो गैस प्रेशर है वो रिमेन मतलब वो हमेशा वो कांस्टेंट रहता है जब इवन आफ्टर द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स कम्प्लीटली. सो जब भी अगर एनर्जी जनरेशन अगर पूरी तरीके से स्टॉप क्यों नहीं हो जाता है तो भी उसका जो गैस प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस गोज ऑन डिक्रीजिंग. The stability of the star can remain intact forever and this can be considered as the end stage of star. ठीक है, so the stability of the star है वो can remain intact
फॉर एवर, ठीक है, वो इंटैक्ट ही रहती है उसकी स्टेबिलिटी, और दिस कैन बी कंसिडर एज द एंड ऑफ द स्टार, उसको एंड ऑफ द स्टार क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है. सो there are three waves of evolution of the stars depending on their initial mass, ठीक है. तो 3 वेव ऑफ evolution है stars का जो कि उनके मास पे डिपेंड करता है. Thus we can divide stars in 3 groups. So the path of evolution and end stage for all stars in the same group is the same. So let us learn more about it. सी इधर पे एक फिगर दिया है जो कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार मतलब ही दिया है. एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स बेस्ड ऑन देयर मास एंड देयर एंड स्टेजेस. ओके, सो अभी अपन यहाँ पे क्या क्या दिया है, जैसे लो मास स्टार, ठीक है, देन आता है रेड जायंट, देन एक्सप्लोजन, देन वाइट ड्वार्फ, देन न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, supernova explosion, then supergiant, then high mass star, interstellar cloud. ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, देन ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये ऐसा एक जो इंटरस्टेलर क्लाउड है उससे ये सब ऐसे ऐसे बनते जा रहा है. तो यहाँ पे आखिरी में क्या बन रहा है, वाइट ड्वार्फ. यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन स्टार बन रहा है और एक ब्लैक होल बन रहा है. ठीक है, दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ stars. Okay, next is end stages of stars. Okay, so end stages of stars having initial mass less than 8 times the mass of the sun. M of star is less than 8 m of sun. ठीक है, stars in this group undergoes huge expansion and their radius increases by a factor of 100 to 200. So in this stage they are called red giant star. Okay, this one, red giant star. वो क्या हो जाता है, एक्सपांशन हो जाता है उनका जो स्टार है इन दिस ग्रुप. जो इस ग्रुप में जो स्टार आते हैं उनका क्या हो जाता है, ह्यूज एक्सपांशन बन के वो क्या बन जाते हैं, रेड जायंट स्टार. सो दिस नेम इज गिवन बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड बिकॉज ऑफ द fact that the stars look reddish due to their lower temperature. So the size of a red giant star in comparison to other types of stars is shown in figure 19.2 जो कि अपन ने पहले देखा था. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि कितना बड़ा साइज में चेंज आ जाता है. ठीक है, मतलब रेड जायंट स्टार बहुत बड़े साइज का होता है बेसिकली. सो नेक्स्ट पेज नंबर इज 133. So the end of its revolution, these stars explode and their outer gas envelope is thrown out. The inner part contracts and its size becomes similar to the size of the earth. So at the end of its revolution, ठीक है, रिवोल्यूशन के एंड में डी स्टार्स क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट, जो स्टार्स है उनका क्या होता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है, वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और उनका जो आउटर गैस एनवेलप है वो थ्रोन आउट हो जाता है, फेंका जाता है. सो द इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स साइज बिकम्स सिमिलर टू द साइज ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो उसका जो इनर पार्ट है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका जो साइज है वो क्या सिमिलर टू द साइज ऑफ द अर्थ हो जाता है. As the mass of the star is much higher than that of the earth. ठीक है, जो स्टार का जो साइज है, मास है, वो बहुत ही मतलब मच हायर देन है अर्थ के साइज से. ठीक है, एंड द साइज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. सो द डेंसिटी इन द स्टार बिकम्स वेरी हाई. सो जो डेंसिटी है स्टार की वो बहुत ज़्यादा होगी.
becomes very high. So in this state, the pressure due to the electrons in the star becomes independent of temperature and is able to balance the gravitational force forever. ठीक है. So इस स्टेज पे जो प्रेशर है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो प्रेशर आया है स्टार्स के अंदर, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया है. ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया है टेम्परेचर पे और इज एबल टू बैलेंस, एंड वो अभी बैलेंस कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉर एवर. ओके, इन दिस स्टेज द स्टार लुक्स white and due to its small size it is called a white dwarf. ठीक है, so in this state, इस स्टेज पे क्या हुआ, जो स्टार्स है वो वाइट कलर का दिखने लगा. ठीक है, और ड्यू टू उसका जो स्मॉलर साइज है उसके वजह से उसे बोला गया है वाइट ड्वार्फ. आफ्टर दिस its temperature keeps decreasing but its size and the mass remains unchanged forever, and so white dwarf is the end stage of star in this mass range. ठीक है, तो white star एक एंड स्टेज हो गया है स्टार का. नेक्स्ट सेकेंड स्टेज देखते हैं, जो कि है एंड स्टेज ऑफ स्टार्स having mass between 8 and 25 times the mass of the sun. 8 m sun, मतलब mass of sun is less than mass of star is less than 25 mass of sun. Okay, so these stars also go through the red giant stage. तो ये जो स्टार है ये भी रेड जायंट स्टेज के थ्रू मतलब गए हैं. ठीक है, सो एंड लेटर थ्रू द सुपर जायंट स्टेज during which their size may increase 1000 times. एंड लेटर फिर उसके बाद में, पहले वो क्या हो गया, रेड जायंट स्टेज पे से पास हुए, फिर उसके बाद में वो एक सुपर जायंट स्टेज से पास हुए, ड्यूरिंग विच देयर साइज में इंक्रीज, जब उनका जो साइज है वो 1000 टाइम्स इंक्रीज हो चुका था. ठीक है, सो द यूज explosion called the supernova explosion which occurs at last is very powerful. जो कि आखिर में हुआ था वो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था वो एक्सप्लोजन, and so much energy is given off that we can see the star during the day also. तो इतना एनर्जी उसमें से निकली तो कि दिन के टाइम में भी वो स्टार दिखाई देता था. सो अपन उसको देख सकते, दिन के टाइम में भी अपन उस स्टार को क्या कर सकते थे, देख सकते थे. सो द सेंट्रल पोर्शन which is left behind after the explosion contract and its size becomes as smaller as about 10 kilometer. In this state, the stars are completely made up of neutrons and are called neutron stars. ठीक है, सो ऐसे स्टार्स को जो कि पूरे न्यूट्रॉन से बने हैं उन्हें बोला गया है न्यूट्रॉन stars. So the pressure of these neutrons is independent of temperature and is capable of balancing the gravitational force forever. तो द प्रेशर दिस न्यूट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और ये कैपेबल है पूरे हमेशा के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने की. सो न्यूट्रॉन स्टार इज द एंड स्टेज ऑफ दिस स्टार्स. सो न्यूट्रॉन स्टार ये इसका क्या है, एंड स्टेज है इस स्टार का. ओके, so figure number 19.8, a recent picture of the supernova explosion which was first seen in 1054 AD. Okay, this one. Next page number is 134. This is the last page of this chapter and book also. So third,
So end stage of stars having mass larger than 25 times the small of the sun. मतलब ही m mass of star is greater than 25 times mass of the sun. These stars evolve like the star in the second group but after the supernova explosion. ठीक है, ये जो स्टार है ये सेकेंड ग्रुप में आते हैं आफ्टर द, मतलब जो सुपरनोवा स्टेज के बाद वाला जो आएगा उसमें सेकेंड ग्रुप में आएंगे. सो नो प्रेशर इज कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग देयर ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दे कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एवर. ठीक है, मतलब कोई भी प्रेशर उस पर काम नहीं कर रहा है, कोई भी प्रेशर कैपेबल नहीं है उसे ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए. सो उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए वो क्या होते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, कम होते जा धीरे धीरे. सो एज देयर साइज बिकम स्मॉलर सो देयर डेंसिटी एंड देयर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज ट्रिमेंडसली. सो जैसे उसका ग्रेविटेशनल उसका जो डेंसिटी है एज ए साइज, जब जैसे उसका साइज स्मॉल होते जा रहा है और उसकी जो डेंसिटी और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होते जा रहा है ट्रिमेंडसली, all nearby objects get attracted towards these stars and nothing can come out of them. So not even light. ठीक है, और मतलब उसके पास आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस स्टार. तो उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस स्टार की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं. एंड उसमें से कुछ भी मतलब नथिंग कैन कम आउट, कोई भी कुछ भी उसमें से नहीं आ सकता है. इवन लाइट भी उसमें से पास नहीं हो सकती, निकल नहीं सकती. ऑल्सो एनी लाइट फॉलिंग ऑन दीज स्टार्स डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द स्टार. ठीक है, और एनी लाइट, जो भी कोई भी लाइट जो स्टार पे जो पड़ती है, जो फॉल होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब्ड हो जाती है स्टार के अंदर. ठीक है, thus we cannot see the star at all but can probably see a minute black hole at its place. This end stage of the star is therefore called a black hole. ठीक है, क्योंकि अपन स्टार को नहीं देख सकते at all but अपन probably एक मिनट ब्लैक होल उस जगह पे देख सकते हैं. तो इसलिए इस स्टेज को, इस एंड स्टेज को स्टार के बोला गया है ब्लैक होल. सो दस वी हैव सीन दैट डिपेंडिंग ऑन मास देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इवोल्यूशन एंड 3 एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स. दीज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, इनिशियल मास ऑफ द स्टार, एंड स्टेज ऑफ द स्टार. इनिशियल मास क्या था, लेस देन 8 मास ऑफ सन, then between 8 to 25 mass of sun, then greater than 25 mass of sun. ठीक है, ये था इनिशियल मास था स्टार का, और ये उसके एंड स्टेज है. फर्स्ट इसमें वाइट ड्वार्फ मिला अपने को, देन नेक्स्ट इसमें न्यूट्रॉन स्टार, देन लास्ट वाले इसमें ब्लैक होल. ओके, दिस चैप्टर एंड्स हियर. इसके बाद नीचे एक्सरसाइज है जो कि इस वीडियो के नीचे जो लिंक मिलेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है. ठीक है, जो एक्टिविटी है वो आपको खुद ही करनी है, जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको इसके नीचे मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू.